हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस के डेली क्विज प्रोग्राम में आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा सैंड पॉइंट किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शन है ईरान, चीन, यूएसए या फिर अफगानिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। हाल ही में 15 जुलाई 2023 को अपतटीय अलास्का प्रायद्वीपीय क्षेत्र विशेष रूप से सैंड पॉइंट के पास 7.2 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया है। सैंड पॉइंट अमेरिका के अलास्का के अलेउतियन ईस्ट बरो में स्थित एक छोटा सा शहर है। सैंड पॉइंट की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वाणिज्यिक मछली पकड़ने पर आधारित है, विशेष रूप से सैल्मन, हलीबूट और केकड़े के लिए। भूकंपीय रूप से सक्रिय प्रशांत रिंग ऑफ फायर के साथ स्थित होने के कारण यह क्षेत्र भूकंप और सुनामी के लिए अतिसंवेदनशील है, तथा विकल्प सी सही है। चलिए नजर डालते हैं आज के दूसरे प्रश्न में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बर्ड फ्लू का तात्पर्य एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी से है। दूसरा है, बर्ड फ्लू का प्रकोप केवल स्थलीय स्तनधारियों में होता है, समुद्री स्तनधारियों में नहीं। तीसरा है, बर्ड फ्लू वायरस का सबसे आम प्रकार H5N1 है, जो H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के हंस अथवा गुआंगडोंग वंश से संबंधित है। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। स्तनधारियों में बर्ड फ्लू का प्रकोप स्तनधारियों के बीच बर्ड फ्लू के प्रकोप की हालिया वृद्धि को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने चिंता व्यक्त की है। बर्ड फ्लू अथवा एवियन इन्फ्लुएंजा से तात्पर्य एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी से है, अतः कथन एक सही है। कभी कभी यह वायरस पक्षियों के माध्यम से स्तनधारियों को संक्रमित कर सकता है। इस घटना को स्पिल ओवर कहा जाता है। जंगली पक्षियों और मुर्गियों में प्रकोप बर्ड फ्लू वायरस का सबसे सामान्य प्रकार H5N1 है, जो H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के गूंज अथवा गुआंगडोंग वंश से संबंधित है, जो पहली बार वर्ष 1996 से 97 में देखा गया था, अतः कथन 3 सही है। वर्ष 2020 के बाद से इस वायरस के कारण अफ्रीका, एशिया, यूरोप के साथ ही अमेरिका में कई देशों में जंगली पक्षियों और मुर्गियों की बड़ी संख्या में मौत हुई है। स्तनधारियों में प्रकोप और मनुष्यों के लिए संभावित खतरा। वर्ष 2022 में लगभग 10 देशों ने भूमि और समुद्री दोनों स्तनधारियों में एवियन फ्लू के प्रकोप के मामले दर्ज किए हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। चलिए नजर डालते हैं आज के तीसरे प्रश्न में। कृषि इंफ्रा फंड योजना यानी कि AIF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, AIF फसल पूर्व प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 2020 में शुरू की गई एक वित्त पोषण सुविधा है। दूसरा है, इसके अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए बिना किसी ब्याज के ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे। आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। AIF फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 2020 में शुरू की गई एक वित्त पोषण सुविधा है। योजना की अवधि फाइनेंशियल ईयर 2020 से फाइनेंशियल 2029 यानी कि 10 वर्ष है। इसके तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रतिवर्ष 3% की ब्याज छूट के साथ 1 लाख करोड़ रुपए ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे। योग्य लाभार्थियों में किसान, FPO, पैक्स, विपणन सहकारी समितियां, SHG आदि शामिल हैं, अतः दोनों कथन सही हैं। चलिए नजर डालते हैं आज के चौथे प्रश्न में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कोयला गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ईंधन गैस बनाने के लिए कोयले का हवा, ऑक्सीजन, भाप या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आंशिक रूप से ऑक्सीकरण किया जाता है। दूसरा है, यह सिनगैस का उत्पादन करता है, जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का मिश्रण है। तीसरा है, सिनगैस का उपयोग उर्वरक, ईंधन, सॉल्वेंट्स और सिंथेटिक सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। तो आपको बताना है उपरोक्त में से कितने कथन सही है। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। कोयला गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ईंधन गैस बनाने के लिए कोयले को हवा, ऑक्सीजन, भाप या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आंशिक रूप से ऑक्सीकरण किया जाता है, अतः कथन एक सही है। यह सिनगैस का उत्पादन करता है, जो मुख्य रूप से मीथेन CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हाइड्रोजन H2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल वाष्प H2O का मिश्रण होता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। सिनगैस का उपयोग विभिन्न प्रकार के उर्वरक, ईंधन, विलायक और सिंथेटिक सामग्री का उत्पादन करने के लिए भी किया जा सकता है, अतः कथन 3 सही है। देख लेते हैं आज का पांचवा प्रश्न। सिकाड़ा एक विशिष्ट गायन ध्वनि वाला कीट है, जो मुख्य रूप से नर मादाओं को आकर्षित करने के लिए गाते हैं। इसके पारदर्शी पंख, बड़ी आंखें होती हैं और यह अक्सर पेड़ों में पाया जाता है। यह समय समय पर बड़ी संख्या में उभरता है, जिसे सिकाड़ा झुंड या ब्रूट्स के रूप में जाना जाता है।
और आमतौर पर दुनिया भर में पाया जाता है। सिगार्ड्स निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है मिट्टी में पोषक तत्वों का चक्रण, दूसरा है शिकारियों के लिए भोजन के रूप में काम करना, तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का संकेत और चौथा है सांस्कृतिक महत्व। आपको बताना है उपरोक्त में से कितने विकल्प सही है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर सभी चार। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। हाल ही में दक्षिण भारत के कई हिस्सों में आमतौर पर पाए जाने वाली विदेशी सिगाड़ा को भारतीय पहचान दी गई है। सिगाड़ा एक विशिष्ट गायन ध्वनि वाला कीट है जो मुख्य रूप से नर मादाओं को आकर्षित करने के लिए गाते हैं। इसके पारदर्शी पंख, बड़ी आंखें होती हैं और ये अक्सर पेड़ों में पाया जाता है। यह समय समय पर बड़ी संख्या में उभरता है जिसे सिगाड़ा झुंड या ब्रूड्स के रूप में जाना जाता है और आमतौर पर दुनिया भर में पाया जाता है। सिगार्ड्स के लिए महत्वपूर्ण है मिट्टी में पोषक तत्वों का चक्रण, शिकारियों के लिए भोजन के रूप में काम करना, परागण में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का संकेत और सांस्कृतिक महत्व। अतः सभी कथन सही हैं। देखते हैं आज का छठा प्रश्न। अमृत भारत स्टेशन योजना यानी ABSS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह योजना दीर्घकालिक दृष्टि से निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना करती है। कथन दो है, यह योजना नई सुविधाओं की शुरुआत के साथ साथ मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन और प्रतिस्थापन को पूरा करेगी। तो आपको बताना है उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अमृत भारत स्टेशन योजना ABSS दीर्घकालिक दृष्टि से निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना करती है। यह योजना उन सभी पिछली पुनर्विकास परियोजनाओं को समाहित कर देगी जहां काम अभी शुरू नहीं हुआ है। इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों के मास्टर प्लान तैयार करना और न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं सहित और उससे आगे की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए चरणों में मास्टर प्लान का कार्यान्वयन करना है। इस मॉडल में स्टेशनों के कम लागत वाले पुनर्विकास की परिकल्पना की गई है जिसे समय पर निष्पादित किया जा सकता है। यह योजना नई सुविधाओं की शुरुआत के साथ साथ मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन और प्रतिस्थापन को पूरा करेगी। अतः कथन एक और कथन दो दोनों सही है और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। चलिए देखते हैं आज का सातवां प्रश्न। चंद्रयान 3 के विषय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह भारत का तीसरा चंद्र मिशन है और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का पहला प्रयास है। दूसरा है, इसमें एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल विक्रम, प्रोपल्सन मॉड्यूल PM और एक रोवर यानी कि प्रज्ञान शामिल है। तीसरा है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के निकट है। आपको बताना है उपर्युक्त में से कितने सही हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चंद्रयान 3 मिशन भारत का तीसरा चंद्र मिशन और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास है। अतः कथन एक सही नहीं है। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर पेलोड प्रज्ञान चंद्रयान 2 मिशन के समान ही है। अतः कथन 2 सही है। लैंडर पर वैज्ञानिक पेलोड का उद्देश्य चंद्र पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है। इन पेलोड में चंद्र भूकंपों का अध्ययन, चंद्र सतह के ऊष्मीय गुण, सतह के पास प्लाज्मा में परिवर्तन और पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को सटीक रूप से मापना शामिल है। लैंडर और रोवर का एक चंद्र दिवसीय मिशन लाइफ लगभग 14 पृथ्वी दिन का होगा क्योंकि वे सौर ऊर्जा पर आधारित है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट है। अतः कथन 3 सही है। नजर डालते हैं आज के 8वें प्रश्न में। बाल कल्याण समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बाल कल्याण समितियों में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं जिनमें कम से कम एक महिला और बच्चों से संबंधित मामलों का विशेषज्ञ शामिल होता है। दूसरा है, बाल कल्याण समितियों का गठन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तीसरा है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक बाल कल्याण समिति की गठन अनिवार्य है। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। बाल कल्याण समिति में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं जिनमें कम से कम एक महिला और बच्चों से संबंधित मामलों का विशेषज्ञ शामिल होता है। अतः कथन एक सही है। जरूरतमंद बच्चों की सुरक्षा और देखभाल के लिए प्रत्येक जिले या जिलों के समूह हेतु राज्य सरकारों द्वारा बाल कल्याण समितियों का गठन किया जाता है। अतः कथन 2 सही है। किशोर न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार प्रत्येक जिले में कम से कम एक CWC की स्थापना अनिवार्य है। अतः कथन 3 सही है। देखते हैं आज का 9वां प्रश्न। यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह जल निकायों में पोषक तत्वों की कमी है जिससे पौधों और शैवाल की वृद्धि कम हो जाती है। दूसरा है, यह जल निकायों में हानिकारक रसायनों का प्रवेश है जो जलीय जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तीसरा है, यह जल निकायों में अत्यधिक पोषक तत्वों की समृद्धि है जिससे पौधों और शैवाल की त्वरित वृद्धि होती है। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। यूट्रोफिकेशन पोषक तत्वों की कमी नहीं है बल्कि इसका विपरीत है। अतः कथन एक सही नहीं है।
यूट्रोफिकेशन हानिकारक रसायनों का प्रवेश नहीं है। हालांकि कीटनाशक और शाकनाशी जैसे कुछ रसायन पोषक तत्वों को जोड़कर या जलीय पौधों को नष्ट करके यूट्रोफिकेशन में योगदान कर सकते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। यूट्रोफिकेशन जल निकायों में अत्यधिक पोषक तत्वों की समृद्धि है, जिससे पौधों और शैवाल की त्वरित वृद्धि होती है, अतः कथन 3 सही है। चलिए नजर डालते हैं आज के आखिरी प्रश्न में। नम्दा कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह कश्मीर का पारंपरिक शिल्प है जिसमें गलीचा बनाना शामिल है, जो मुख्य रूप से शुद्ध भेड़ के ऊन से बना होता है। दूसरा है, भारत में इस कला का प्रयोग मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। और तीसरा है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट नम्दा के माध्यम से लुप्त होती कला को पुनर्जीवित किया गया है। आपको बताना है उपर्युक्त में से कितने कथन सही है, केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नम्दा शिल्प कश्मीर का पारंपरिक शिल्प है जिसमें एक गलीचा बनाना शामिल है, जो मुख्य रूप से शुद्ध भेड़ के ऊन से बना होता है। यह नियमित गलीचे से अलग है क्योंकि इसमें सामान्य बुनाई प्रक्रिया के बजाय फेल्टिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। ऐसा कहा जाता है कि नम्दा कला की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी, जब मुगल सम्राट अकबर अपने घोड़ों को ठंड से बचाने के लिए एक आवरण बनवाना चाहते थे। ऐसा माना जाता है कि शाह-ए-हमदान नाम से एक सूफी संत ने कश्मीरियों को नम्दा कला से परिचित कराया था, अतः कथन 2 सही नहीं है। नम्दा परियोजना का उद्देश्य नम्दा शिल्प से जुड़ी समृद्ध विरासत को पुनर्जीवित और संरक्षित करना है। यह परियोजना कौशल विकास के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी ट्रिपल-P मॉडल है, क्योंकि इसे स्थानीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY के तहत इस योजना परियोजना के माध्यम से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी कि MSDE ने इस लुप्तप्राय शिल्प को संरक्षित करने के लिए एक अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया है, अतः कथन 3 सही नहीं है।